वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता, फार्मासिस्ट अमित गुप्ता। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट अमित गुप्ता पर, जिसमें मैं नए नए वीडियोज़ आपको फार्माकोलॉजी के अपलोड करता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो चिलेटिंग एजेंट्स है, और मैं चिलेटिंग एजेंट्स को आपके साथ में दो पार्ट में डिस्कस करूँगा। चिलेटिंग एजेंट बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे चिलेटिंग एजेंट्स को। तो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स का। चिलेटिंग एजेंट्स क्या हैं? दीज आर द ड्रग विच कॉम्प्लेक्स मेटेलिक आयंस फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर विद देयर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर प्राइमरली यूज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर ज़्यादा पहुँच जाएँ तो कहीं ना कहीं ब्रेन पॉइजनिंग, सीएनएस पॉइजनिंग, डिफरेंट टाइप की पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जब हैवी मेटल ज़्यादा पहुँच गए हैं तो उनको बाहर रिमूव करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं उन्हें चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। और ये एजेंट बेसिकली क्या, मेटेलिक जो आयंस हैं, हैवी मेटल हैं, उनके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में उसे बॉडी से बाहर आसानी से निकाल देते हैं। तो यानी हैवी मेटल पॉइजनिंग में जो यूज़ किए जाते हैं मेटल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? चिलेटिंग एजेंट्स। ठीक है। दोज कंपाउंड विच फॉर्म ए स्टेबल नॉन टॉक्सिक्स एंड ईजिली एक्सक्रीटेड कॉम्प्लेक्स विद टॉक्सिक मेटल्स आर वैल्यूएबल इन पॉइजनिंग। यानी कि ये जो चिलेटिंग एजेंट कंपाउंड है, ये क्या करते हैं? एक स्टेबल नॉन टॉक्सिक्स और ईजिली जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। किसके साथ में? टॉक्सिक मेटल के साथ में, जो कि पॉइजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Efficiency of all chelating agent in promoting excretion of toxic and in reversing toxic manifestation decline rapidly as the interval between the entry of the metals in the body and administration of the chelator increase। कहने का मतलब ये है कि चिलेटिंग एजेंट जितने भी होते हैं उसकी इफिशियंसी से डिपेंड करती है कि वो कितनी तेज़ी से टॉक्सिक जो मेटल्स है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, और कितनी जल्दी उसके जो टॉक्सिक मेटल की वजह से जो मैनिफेस्टेशन, जो आपके क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको कम कर रहे हैं, डिक्लाइन कितनी जल्दी से कर रहे हैं। और जो इंटरवल जो है वो जितना मेटल दिया है, मेटल पॉइजनिंग होने के बाद कितनी जल्दी उसे रिकवर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम चिलेटर उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी जल्दी उसकी रिकवरी हो रही है, उसके सिम्टम डाउन हो रहे हैं मेटल पॉइजनिंग के। तो उस बेस पे हम इसकी इफ़िशियंसी देखते हैं, यानी कि जितनी जल्दी वो एक्सक्रीट आउट कर दे, और जो चिलेटिंग एजेंट जितनी जल्दी जिस मेटल को एक्सक्रीट आउट कर दे, बॉडी से बाहर निकाल दे, साथ में उसके जो सिम्टम्स हैं, पॉइजनिंग के सिम्टम्स हो, उसको जितनी जल्दी हो सके वो आपका रिड्यूस कर दे। तो इस जो जितनी ज़्यादा रिड्यूस करेगा, जितनी जल्दी बॉडी से बाहर निकलेगा, उतनी ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी होगी इसकी चिलेटिंग एजेंट्स की। अब बात करेंगे चिलेटिंग एजेंट जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वो यहाँ पर मैं आपको 8 एजेंट्स की बात करूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ऐसे चिलेटिंग एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका डाइमरकैप्रोल है, जिसे हम बेल नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेनिसिलामीन है। फिर आपका नंबर 3 बात करें तो डाइमरकैप्टो सक्सिनिक एसिड, जैसे सक्सीमर नाम से जानते हैं। फिर आपका नंबर 4 है आपका डेक्सफोरोक्सामीन है। नंबर 5 जो है आपका डेफरीप्रोन है। नंबर 6 जो है डाइसोडियम एडेटा है। नंबर 7 डाइफर सिरोक्स, और नंबर 8 एंड लास्ट इज़ द कैल्शियम डाइसोडियम एडेटा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डाइमरकैप्रोल, जिसे हम बेल नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ठीक है। तो ये क्या होता है? अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये ऑयली और पेंजेंटिंग स्मेल विस्कस लिक्विड होता है, जो कि डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द ब्रिटिशर, ऐसे यूज एज ए एंटीडोट फॉर द आर्सेनिक वार गैस लिविस्टिक। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम जो आर्सेनिक गैस थी, जो ऐसे मतलब बायो वेपन्स के रूप में यूज़ किया जाता था, तो उसको आर्सेनिक गैस के जो इफ़ेक्ट हैं उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लिए ब्रिटिश के कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था डाइमरकैप्रोल, जिसे हम ब्रिटिश एंटी लेविस्टेट या बेल नाम से भी जानते हैं। क्या यूज़ रहता है इसका? बात करें तो पॉइजनिंग बाई आर्सेनिक, पॉइजनिंग बाई मरकरी, पॉइजनिंग बाई AU मतलब
गोल्ड, अगर सॉरी यू गोल्ड यानी कि हाई लिथियम, निकल, ये जितने भी हैं हायर जो हैवी मेटल्स होते हैं, ये पॉइजनिंग जो होती है उस कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं। इसको इट एडमिनिस्ट्रेशन IM रूट से 5 ml पर kg स्टार्टिंग में देते हैं और उसके बाद 2 से 3 mg पर kg 4 से 8 घंटे के इंटरवल में 2 दिन तक कंटिन्यू करते हैं। देन वंस और ट्वाइस ए डेज दिया जाता है फॉर 10 डेज़ के लिए। तो एकदम डोज कम नहीं करेंगे, पहले इनिशियली हाई डोज देखी जाती है, फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद 2 से 3 mg पर डे दी जाती है, फिर उसके बाद वीक में मतलब वंस डे देते जाते हैं और 10 दिन के बाद उसकी डोज ख़त्म कर दी जाती है। तो इस तरह इसकी डोजिंग चलती है जब हायर मेटलिंग पॉइजनिंग हो रही है उस कंडीशन में। बिकॉज ऑफ द डाइमर कैप्रोल मेटल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स फास्टर इन एसिडिक यूरिन एंड द रिलीज मेटल कैन डैमेज द किडनी। यूरिन इज एल्कलाइज ड्यूरिंग द डाइमर कैप्रोल थेरेपी। कहने का मतलब ये है कि डाइमर कैप्रोल जो मेटल के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इन द एसिडिक यूरिन में। अगर एसिडिक यूरिन होगी तो उसमें डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट जब मेटल और क्रिएटिन जब अलग हो जाएंगे तो मेटल आपकी किडनी को, पेशेंट की किडनी को कहीं ना कहीं से डैमेज करने का खतरा बन जाता है। तो इसलिए जिस टाइम हम डाइमर की थेरेपी चला रहे हैं तो कोशिश करें उसको डाइट में, उसका ब्लड में एल्कलाइन का नेचर बढ़ा दें, एल्कलाइन चीज़ों को बढ़ा दें, जिससे कि उसके यूरिन का नेचर भी कैसा हो, एल्कलाइन हो। एल्कलाइन जितना ज़्यादा होगा तो उससे डिसोसिएट के चांसेस कम रहेंगे, यानी कि मेटल और चिलेटिंग एजेंट आपस से अलग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, किस में, एल्कलाइन यूरिन में, जबकि एसिडिक यूरिन में अलग होने के चांसेस बढ़े आते हैं। इसलिए ड्यूरिंग द थेरेपी ऑफ डाइमर कैप्रोल द मस्ट बी यूरिन इज़ ए नेचर ऑफ एल्कलाइन। यूरिन का नेचर एल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की उसे हमें डोजिंग देनी पड़ेगी, इस तरह की हमें एल्कलाइन साल्ट देने पड़ेंगे ताकि उसका यूरिन क्या हो, एल्कलाइन मीडियम में बन जाए। ठीक है। इसके अलावा एडजस्टेंट टू कैल्शियम डाइसोडियम एडिटा इन लेड पॉइजनिंग के कंडीशन में कैल्शियम डाइसोडियम एडिटा भी साथ में दिया जाता है, और पेनिसिलामीन दिया जाता है इन कॉपर पॉइजनिंग में। मतलब अगर लेड पॉइजनिंग हुई है तो उन कंडीशन में डाइमर कैप्रोल के साथ में कैल्शियम डाइसोडियम एडिटा, और अगर कॉपर पॉइजनिंग हुई है तो उसमें पेनिसिलामीन के साथ में डाइमर कैप्रोल भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में हम डाइमर कैप्रोल यूज़ नहीं कर सकते। तो इट इज कंट्रोल्ड इन द आयरन एंड कैडमियम पॉइजनिंग बिकॉज द डाइमर कैप्रोल आयरन एंड डाइमर कैप्रोल कैडमियम कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ टॉक्सिक। यानी कि अगर हम कैडमियम पॉइजनिंग और आयरन पॉइजनिंग में नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या, आयरन के साथ में डाइमर कैप्रोल जो कॉम्प्लेक्स बनाता है और कैडमियम के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो खुद ही एक टॉक्सिक कंपाउंड हो जाता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए डाइमर कैप्रोल को कभी भी आयरन पॉइजनिंग में और कैडमियम पॉइजनिंग में यूज़ नहीं करते हैं। किसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बीपी राइज हो सकता है, टैचिकार्डिया है, वोमिटिंग है, टिकलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्वेटिंग है, क्रैम्प्स है, हेडेक है, एंजाइटी है, ये सभी होने के चांसेस रहते हैं ड्यूरिंग द डाइमर कैप्रोल थेरेपी। एंड एंटीस्टैमिक जो ड्रग होती हैं वो हम दे देते हैं जब डाइमर कैप्रोल इंजेक्ट कर रहे हो 30 मिनट बिफोर, जिससे कि एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो कम से कम जनरेट हो जाए। फॉर द रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट शुड बी गिवन द एंटीहिस्टामिन ड्रग्स बिफोर 30 मिनट इंट्रोड्यूसिंग ए डाइमर कैप्रोल। 30 मिनट डाइमर कैप्रोल देने से पहले 30 मिनट पहले ही हम उसे एंटीहिस्टामिन ड्रग दे दें, तो उससे उसके साइड इफेक्ट को कम से कम किया जाता है, एडवर्स इफेक्ट कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो आपका डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड, जैसे सक्सीमर नाम से आते हैं। ये भी एक डाइमर कैप्रोल की तरह चिलेटिंग प्रॉपर्टीज रखता है। ये वाटर सॉल्युबल है, लेस टॉक्सिक है, ओरली इफेक्टिव होता है। जबकि हमने देखा था कि जो आपका जो डाइमर कैप्रोल है जो आपका ओरली नहीं दिया जाता, ये इंजेक्ट किया जाता है IVM रूट से, जबकि आपका डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड यानी सक्सीमर जो है उसे हम ओरल भी दे सकते हैं। इट इज़ एफिशिएंसी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एज आर्सेनिक मरकरी एंड लेड पॉइजनिंग, बट इट मे आल्सो बी चिलेट सम इसेंशियल मेटल लाइक ए कॉपर एंड जिंक। बस इसके अंदर थोड़ी सा दिक्कत ये है कि आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है, उनके साथ में पॉइजन की पॉइजनिंग इफेक्टिव है, बट ये भी एक दिक्कत ये रहती है कि हमारे जो बॉडी के लिए इसेंशियल मेटल्स होते हैं उनके साथ में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। तो उसी वजह से क्या होता है, इसेंशियल मेटल्स की क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम हो जाएगी। जैसे कॉपर और जिंक है, उनके साथ में भी ये क्या करते हैं,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसका नौसिया, एनोरेक्सिया, लूज मोशन, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो आज हमने दो की बात कही, दो एजेंट चिलेटिंग एजेंट बात की, तो डाई मर्कैप्टो सक्सीमर और दूसरा आपका डाइमेग्रेप्रोल। अब जो आपके बचे हुए हैं रिमेनिंग 6, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को यूज़फुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए इसी तरह की वीडियो मिल पाए और आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।